हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल। आज है 4 अगस्त 2023। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया गाइस, सॉरी फॉर दैट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड द टुवर्ड्स डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट रिसेंटली। हाल ही में किस संस्थान ने टुवर्ड्स डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट जारी की है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की है टुवर्ड्स डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि इस रिपोर्ट का क्या पर्पस है। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको डीकार्बोनाइज करना। इंडिया में जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है, तो जगह जगह पर अलग अलग सिटीज़ में मीटिंग्स कंडक्ट करवाई जा रही हैं G20 की। तो उन्हीं मीटिंग्स के ज़रिए इस बात को हाईलाइट किया जाए कि इंडिया में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट किया जाए और इस टॉपिक पर डिस्कशन किया जाए। तो यही इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का टारगेट है। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीकार्बोनाइजिंग transport? It refers to the process of reducing or eliminating carbon dioxide and other greenhouse gases emissions from the transportation system. हमें पता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। अदर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, उसका बहुत ज़्यादा एमिशन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाता है और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है क्लाइमेट पर, जिससे कि क्लाइमेट चेंज का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए। तो इसी को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने के लिए बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कैसे हम सस्टेनेबल मेजर्स ले सकते हैं, इस तरीके के मेजर्स। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट ई व्हीकल्स, अगर हम ई व्हीकल्स को यूज़ करेंगे तो उसमें पेट्रोल डीजल की आवश्यकता कम पड़ेगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो कम होगा। तो यही इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का एम है। अगला क्वेश्चन है, बाय विच ईयर इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू अचीव नेट जीरो एमिशन। भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इंडिया का जो टारगेट है नेट ज़ीरो एमिशन को अचीव करने का वो 2070 तक है। और अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ नेट ज़ीरो एमिशन, क्योंकि कभी कभी हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ लेते हैं कि क्या ये नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि इंडिया में बिल्कुल ही एमिशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल ही व्हीकल्स चलना बंद हो जाएंगे, या फिर जो भी फॉसिल फ्यूल्स को हम यूज़ करते हैं क्या उनको बंद कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए जितना भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उसी के इक्वली अगर हम ऐसा मतलब कुछ ऐसे मेजर्स लें कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम किया जा सके, तो दोनों के बीच में एक बैलेंस को बनाया जाए। जैसे कि अगर जितने भी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, तो अगर हम उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करेंगे, पौधों को लगाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो कम होगा और दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहेगा। इसी बैलेंस को बोलते हैं नेट ज़ीरो एमिशन। और अलग अलग कंट्रीज़ ने नेट ज़ीरो एमिशन को अचीव करने का टारगेट रखा है। जैसे इंडिया का टारगेट है 2070 तक का, वैसे ही अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो उसका टारगेट है 2060 तक नेट ज़ीरो एमिशन को अचीव करने का। चाइना का टारगेट है 2050 तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद रख सकते हैं। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which among the following metals is known as white gold due to its significance? निम्नलिखित में से किस धातु को उसके महत्व के कारण सफ़ेद सोना के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लिथियम को वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है इसके सिग्निफिकेंस के कारण। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लिथियम? कि जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है
और उनमें लिथियम का यूज़ एक बड़े लेवल पे किया जाता है। इसीलिए इसके सिग्निफिकेंस की वजह से इसको वाइट गोल्ड बोला जाता है। ये एक लिथियम जो होता है वो एक सॉफ्ट और सिल्वरी कलर का वाइट मेटल होता है। ये यहाँ पर आप इसकी इमेज को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट कम अंडर लिथियम ट्राइंगल। निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राज़ील जो है वो लिथियम ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। अदर जो कंट्रीज हैं इन ऑप्शंस में जैसे कि चिले है, अर्जेंटीना, बोलीविया, ये लिथियम ट्राइंगल का एक पार्ट है। अगर हम बात करें कि ग्लोबल लेवल पर लिथियम रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ का मिलते हैं तो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं चिले, ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं ये तीनों, तो इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है द कुरील आइलैंड्स डिस्प्यूट इज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कुरील द्वीप विवाद हाल ही में खबरों में है, ये निम्नलिखित में से किस देश के बीच में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रशिया और जापान के बीच में कुरील आइलैंड्स लोकेटेड हैं। और ये जो कुरील आइलैंड्स डिस्प्यूट है एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा था उसी के बीच में ये डिस्प्यूट भी सामने आया है, ये न्यूज़ में रहा है। आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ ये मैप से रिलेटेड, तो इसको याद रखिएगा कि ये जापान और रशिया के बीच में लोकेटेड एक ये आइलैंड्स हैं, कुरील आइलैंड्स। अगला क्वेश्चन है आदि पेरिक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आदि पेरिक्कू त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो ये आदि पेरिक्कू फेस्टिवल है वो तमिलनाडु का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, तमिलनाडु। आदि पेरिक्कू जो फेस्टिवल है इसको आदि मॉनसून फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिल कल्चर का फेस्टिवल है ये, और एक मंथ होता है उनके यहाँ पे, मंथ ऑफ आदि, उसके 18th डे को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जो किस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, किस चीज़ को ट्रिब्यूट दी जाती है, तो वाटर की जो लाइफ सस्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइफ के लिए वाटर बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही क्रूशियल है। तो इसी बात को हाईलाइट करते हुए ये डे सेलिब्रेट करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल को तमिलनाडु पीपल सेलिब्रेट करते हैं सो दैट कि रिवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर आए और वो अपने जो एग्रीकल्चर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए। तो ये तमिलनाडु फेस्टिवल का ऑब्जेक्टिव रहता है। अगला क्वेश्चन है द टर्म अकीरा हैज़ बीन इन न्यूज़, व्हाट इज़ दिस। अकीरा शब्द चर्चा में है, ये क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अकीरा एक मालवेयर है, एक वायरस है, एक रैंसमवेयर है जो कि आपकी डिवाइसेस होती हैं उसके विंडोज़ को जो टारगेट करता है, उनको डैमेज कर देता है। तो कभी कभी ऐसे टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, स्टेट पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी भी कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछ लेती है, तो इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ द टैक्स विल बी इम्पोज्ड बाय जीएसटी काउंसिल ऑन ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी काउंसिल द्वारा कितना प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर ने जो 51st मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की, उसमें ये डिसीजन लिया है कि 28% टैक्स इम्पोज किया जाएगा गुड्स एंड ये ऑनलाइन गेमिंग पर। और अगर हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की, जीएसटी काउंसिल की, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है जीएसटी काउंसिल का, उसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है, क्योंकि हम जानते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको फॉर्म किया गया है। तो आपको इसके आर्टिकल का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है, प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा। और ये 51st मीटिंग हुई थी जिसमें डिसीजन लिया गया, और ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन 1 अक्टूबर से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द जीएसटी इन इंडिया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में जीएसटी लागू किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इंडिया में आया था, उसके थ्रू
जो एक्ट पास किया गया था उसके थ्रू जीएसटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम बात करें बिल की, तो ये 122nd बिल था। एक डिफरेंस होता है बिल में और एक्ट में कि बिल एक प्रपोजल है, जस्ट अ प्रपोजल, जिसको अभी मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन जो एक्ट है वो पास हो चुका है दोनों सदनों के द्वारा। दोनों जो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, उन दोनों के थ्रू पास जब हो चुका होता है बिल, तो उसको एक्ट बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। जो 122nd अमेंडमेंट बिल आया था उसके थ्रू ये कहा गया था कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अप्रैल 2016 से होगा, लेकिन फाइनली इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ इंडिया में जीएसटी का, वो हुआ था 1 जुलाई 2017 से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि राइट टू प्राइवेसी इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में निजता का अधिकार दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गारंटी करता है राइट टू प्राइवेसी। हर सिटीजन को अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने का राइट होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? इसका आंसर आपको बताना है, आपके लिए ये क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस, और जुड़े रहिए डेली अपडेट्स को लेने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।